तो शुरुआत करते हैं वॉर ब्रेकिंग न्यूज के साथ सुपर प्राइम टाइम की। विद्रोहियों और रूसी सेना की जंग और तेज हो गई है, ये जानकारी मिल रही है युद्ध के मैदान से। बेलगोरोद में बढ़ाई गई है सेना की एक कंपनी। रूस ने तैनात की है एयर डिफेंस की 2 लेयर। विद्रोहियों पर ड्रोन आर्टिलरी हमले तेज कर दिए गए हैं। पुतिन ने सेना प्रमुख से मांगी है एक्शन रिपोर्ट की दरअसल क्या एक्शन लिया जा रहा है युद्ध के मैदान में। रूस में व्लादिमीर पुतिन की सत्ता के खिलाफ विद्रोह भी बढ़ता जा रहा है। सीमाई शहर बेलगोरोद और कुर्स्क में विद्रोहियों के हमले जारी हैं। इस जंग में सबसे बड़ा खतरा है परमाणु विस्फोट की आशंका। रूस के विद्रोही संगठनों का टारगेट है बेलगोरोद, यानी बेलगोरोद शहर में बना रूस का न्यूक्लियर बेस। विद्रोहियों ने ऐलान कर दिया है कि इस बेस पर कब्जा करने के बाद मॉस्को मार्च होगा और पुतिन का तख्ता पलट किया जाएगा। माना जा रहा है कि इस बगावत की स्क्रिप्ट अमेरिका में लिखी है। रूस में मतदान से पहले ही अमेरिका ने विद्रोहियों के हमले का अलर्ट जारी किया था। देखिए बेलगोरोद में विद्रोह की आंधी और उससे उपजे संकट क्या कहता है। रूस के सीमाई शहर बेलगोरोद की बस्तियां बारूदी बारिश से धधक रही हैं। बेलगोरोद में जगह जगह आग लगी है। बेलगोरोद में जबरदस्त गोलीबारी हो रही है। आठ दिन से जारी विनाश रुका नहीं है। विद्रोहियों के रॉकेट हमले लगातार जारी हैं। रूस में जब राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान की तैयारी हो रही थी, तभी रूस के विद्रोही गुटों ने 12 मार्च को रूस के सीमाई शहर बेलगोरोद पर हमले शुरू कर दिए। ये हमले पुतिन की सत्ता के खिलाफ शुरू हुए और 8 दिन से लगातार जारी हैं। इन हमलों के पीछे हैं रूस के 3 बड़े विद्रोही गुट। पहला है फ्रीडम ऑफ रशियन लीजन, दूसरा है साइबेरियन बटालियन और तीसरा है रूसी वॉलंटियर कोर। बेलगोरोद के 2 गांवों पर इन विद्रोही गुटों का कब्जा हो चुका है और रूस सहित रूसी सेना के झंडे उतारकर विद्रोही गुट अपने झंडे लगा रहे हैं। बेलगोरोद यूक्रेन की सीमा से सटा है। रूस के विद्रोही गुट यूक्रेन की मदद से बेलगोरोद पर 2 तरफ से हमले कर रहे हैं। रूस सेना और विद्रोही गुटों की कई मोर्चों पर जंग जारी है। विद्रोही गुटों ने यूक्रेन बॉर्डर से सटे कोजिंका और गोरकोवस्की गांवों पर कब्जा कर लिया है। अब यहां विद्रोही गुटों के झंडे फहरा रहे हैं। विद्रोही गुटों के लड़ाके घात लगाकर रूसी सेना पर गुरिल्ला हमले कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। और ये जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे परमाणु विस्फोट का खतरा भी तेज होता जा रहा है। बेलगोरोद में रूस का न्यूक्लियर वेपन सेंटर है। इसे बेलगोरोद 22 कहा जाता है। इस बेस पर रूस के टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियार रखे हैं। रूस के विद्रोही गुट लगातार बेलगोरोद 22 की तरफ बढ़ रहे हैं। विद्रोही गुटों के हथियारबंद लड़ाके बेलगोरोद 22 न्यूक्लियर बेस से 10 किलोमीटर दूर है। रूसी सेना ने बेलगोरोद 22 सेंटर से 7 किलोमीटर पहले
3 लेयर की सुरक्षा तैनात की है। इस सुरक्षा लेयर में रूस की इन्फेंट्री, आर्टिलरी और टैंक तैनात किए गए हैं। विद्रोहियों को बेलगोरोद 22 सेंटर से पहले रोकने के लिए पूरी ताकत लगाई जा रही है। अगर विद्रोहियों के कब्जे में न्यूक्लियर हथियार आ जाते हैं तो यह रूस के लिए बड़ी मुसीबत बन सकते हैं। रूसी सेना ने आर्टिलरी के जरिए विद्रोहियों पर हमले शुरू कर दिए हैं। लेकिन बस्ती के बीच छिपे लड़ाकों को खत्म करने के लिए कोलैटरल डैमेज हो रहा है, यानी रिहायशी इमारतों को भी नुकसान पहुंच रहा है। इन विद्रोहियों ने ऐलान किया है कि उनका मार्च मॉस्को तक जाएगा और अब तक बेलगोरोद में ही ये विद्रोही रूसी सेना को बड़ा नुकसान पहुंचा चुके हैं। विद्रोही संगठन फ्रीडम ऑफ रशियन लीजन ने जो आंकड़े जारी किए हैं, उनके मुताबिक रूस के 7 T-72 टैंक ध्वस्त हो चुके हैं। 6 D-30 हॉवित्जर गन नष्ट कर दी गई। रूसी सेना के 4 सैन्य वाहन भी तबाह कर दिए गए हैं। बेलगोरोद में तैनात 2 एंटी टैंक गन भी विद्रोहियों के हमले से ध्वस्त हो चुकी हैं। विद्रोहियों पर हमले के लिए भेजे गए 2 ज़ाला ड्रोन गिरा दिए गए हैं। एक BM-21 MLRS सिस्टम भी विद्रोहियों ने जलाकर खाक कर दिया है। एक 2S1 आर्टिलरी गन पर विद्रोहियों ने कब्जा जमा लिया है। एक आर्मर्ड इन्फेंट्री लाइट टैंक को ग्रेनेड हमले से नष्ट कर दिया गया। रूसी सेना के 20 ट्रक भी विद्रोहियों ने जलाकर भस्म कर दिए हैं। दरअसल यूक्रेन के समर्थक ये विद्रोही रूस के खिलाफ हैं और यूक्रेन पर हमले बंद कराना चाहते हैं। ये जंग के लिए राष्ट्रपति पुतिन को जिम्मेदार मानते हैं। और इन्होंने ऐलान किया है कि पुतिन को सत्ता से हटाना ही इनका मकसद है। फ्रीडम ऑफ रशियन लीजन ने दावा किया है कि बीते 8 दिन में गुटों ने रूसी सेना के हथियार ही नहीं तबाह किए, बल्कि सैनिकों को भी बड़ी तादाद में मारा है। रशियन लीजन के मुताबिक बेलगोरोद और कुर्स्क में रूसी सेना के 613 सैनिक मारे जा चुके हैं। 829 सैनिक युद्ध में घायल हो चुके हैं और 27 सैनिकों को रशियन लीजन ने गिरफ्तार कर लिया है। विद्रोही गुटों के इस गठबंधन का सबसे बड़ा गुट है रशियन लीजन। रशियन लीजन गुट का लीडर पुतिन का विरोधी है और उसका रूस की राजनीति में लंबा इतिहास रहा है। रशियन लीजन गुट के लीडर हैं इलिया पोनोमारेव। 48 साल के इलिया को 2014 में रूस से निष्कासित कर दिया गया था। इसके बाद इलिया ने पुतिन के खिलाफ विद्रोही गुट तैयार किया। 2007 से 2016 तक इलिया पोनोमारेव रूस के सांसद रहे हैं। 2014 में रूसी संसद में क्रीमिया विलय का प्रस्ताव लाया गया। 445 वोट क्रीमिया विलय के पक्ष में पड़े, लेकिन पोनोमारेव इकलौते सांसद थे जिन्होंने विलय प्रस्ताव के विरोध में वोट दिया। – 2014 में रूस छोड़ने के बाद से ही पुतिन के विरोध में पोनोमारेव विद्रोही संगठन तैयार करते रहे और यूक्रेन की मदद से बेलगोरोद पर बड़ा हमला करने में कामयाब हो गए। बेलगोरोद और कुर्स्क क्षेत्र पर हमले करने पहुंचे विद्रोही गुटों को यूक्रेनी सेना का बैकअप भी मिल रहा है। यही उनकी तेजी से आगे बढ़ने की वजह है। विद्रोहियों का रास्ता बनाने के लिए यूक्रेनी सेना रॉकेट हमले कर रही है। रूस ने 24 घंटे में यूक्रेन के 23 से ज्यादा रॉकेट ध्वस्त किए हैं। यूक्रेनी सेना RM-70 वैम्पायर रॉकेट दाग रही है। ये RM-70 वैम्पायर रॉकेट रूस के लिए सिरदर्द बन गए हैं।
क्योंकि ये रॉकेट बहुत तेजी से झुंड में आते हैं और डिफेंस सिस्टम को चकमा दे देते हैं। वैम्पायर मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम है। इसमें 122 mm का रॉकेट इस्तेमाल होता है। यह सिस्टम चेक रिपब्लिक ने यूक्रेन को दिए हैं। सिस्टम 1 मिनट में 40 रॉकेट फायर करता है। यूक्रेन 10 से ज्यादा सिस्टम एक साथ चला रहा है, यानी 1 मिनट में बेलगोरोद पर 400 रॉकेट फायर हो रहे हैं। इससे रूस के डिफेंस सिस्टम सभी रॉकेट रोकने में नाकाम हो रहे हैं। चेक रिपब्लिक का रॉकेट सिस्टम विद्रोहियों को यूक्रेन का समर्थन और एटमी सेंटर की तरफ बढ़ते विद्रोही रूस के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और आगे बढ़ने से पहले इस वक्त की बड़ी खबर युद्ध के मैदान से। रूस ने नष्ट किया यूक्रेन का हेलीकॉप्टर। बक M1 मिसाइल से रूस ने हमला किया। आर्तेमोव्स्क मोर्चे पर रूस ने यह हमला किया है। यूक्रेनी हेलीकॉप्टर क्रू की भी मौत हो गई है। यूक्रेन युद्ध के लिए पुतिन का नया ब्लूप्रिंट जारी हो चुका है। नई रणनीति और पुतिन के नए चक्रव्यूह की वजह से यूक्रेन में एक ही दिन में कई कमांडर की मौत होने का दावा है। रूस ने यूक्रेन पर कई बड़े हमले किए और यूक्रेन को चौंका दिया है। रूस के ताबड़तोड़ प्रहार के बीच नेटो देशों में खलबली है। यूक्रेन में हथियारों की कमी को पूरा करने के लिए नए ऐलान होने के साथ ही नए रास्तों की तलाश भी शुरू हो गई है। यूक्रेन को जल्द ही हथियारों का बहुत बड़ा जखीरा मिलने वाला है, लेकिन तब तक रूस को उलझाए रखने की जिम्मेदारी यूक्रेन का समर्थन कर रहे रूसी विद्रोही संगठनों पर है। यूक्रेन में टैंकों की मूवमेंट, सैनिकों की तैनाती, युद्ध की एक एक लोकेशन पुतिन अब दफ्तर में बैठे बैठे देख रहे हैं। पुतिन को यूक्रेन के चप्पे चप्पे की तस्वीर मिल रही है। पुतिन यूक्रेन के सबसे बड़े मददगार को ही अब यूक्रेन की बर्बादी की वजह बनाने जा रहे हैं। पूरी कहानी बताएं उससे पहले पुतिन के प्लान का असर देखिए। ये पुतिन के प्लान का ही असर है कि रूस की मिसाइल वहीं गिरी जहां यूक्रेन के कमांडर्स जमा थे। रूस का हेलीकॉप्टर उसी दिशा में उड़ा जहां यूक्रेन का कामिकाज़े ड्रोन उड़ रहा था। पुतिन की आर्टिलरी ने वही आग बरसाई जहां यूक्रेनी सैनिकों के कैंप थे। और रूस का ड्रोन उस इलाके में पहुंचा जहां अमेरिका से मिली बोट तैनात थी। बाखमुत के आर्तेमोव्स्क इलाके में यूक्रेन के सबसे मजबूत पकड़ वाली लोकेशन पर भारी हमला हुआ। आखिर ये कैसे मुमकिन हुआ? पुतिन या रूसी सेना को यूक्रेन की इतनी सटीक जानकारी कैसे मिल गई? रूस ने अंतरिक्ष में ऐसी कौन सी कामयाबी हासिल कर ली है कि उसे यूक्रेन की लाइव तस्वीरें मिल रही हैं? खुलासा हो चुका है। पुतिन के तेज तर्रार दिमाग ने ऐसा चक्रव्यूह तैयार किया है जिसमें यूक्रेन का सबसे बड़ा मददगार अमेरिका ही अब उसकी तबाही की वजह बन रहा है। एक रिपोर्ट में दावा है कि रूस अमेरिका से सैटेलाइट तस्वीरें खरीद रहा है।
रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका की कंपनियां यूक्रेन की तस्वीरें रूस को बेच रही हैं। रूस किसी और देश के जरिए तस्वीर मंगवा रहा है। यूक्रेन की पल पल की जानकारी रूस को मिल रही है। अमेरिका की सैटेलाइट कंपनियों से सौदेबाजी करना इतना आसान है, इस पर दुनिया के वॉर एक्सपर्ट्स हैरानी जता रहे हैं। रूस के यूक्रेन में लगातार हमले और अमेरिका से सैटेलाइट इमेज हासिल करने की खबर से नेटो में खलबली मच गई। रूस का सबसे बड़ा हमला सोमवार को एक ऐसी जगह हुआ जहां यूक्रेन की सेना और खुफिया एजेंसियों के कमांडर जुटे थे। रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन के सीक्रेट ठिकाने पर बैठक बुलाई गई थी। बैठक में यूक्रेनी खुफिया एजेंसी एसबीयू के टॉप कमांडर्स मौजूद थे। एसबीयू ही रूस की ऑयल रिफाइनरी पर ड्रोन हमले कर रही है। लेकिन इस टॉप सीक्रेट बैठक की जानकारी रूस को मिल गई और फिर सटीक निशाने के साथ हमला किया गया। इस हमले में यूक्रेन के कई कमांडर्स की मौत का दावा किया गया है, लेकिन यूक्रेन की तरफ से कोई बयान नहीं दिया गया है। इस बड़े नुकसान के अलावा भी यूक्रेन को कई जगहों पर रूस के सटीक हमले का सामना करना पड़ा है। आगे बढ़ने से पहले आपको दिखाते हैं कि यूक्रेन में किन हमलों ने नेटो को चौंका दिया है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि किन हमलों से नेटो में खलबली मची है। रूस नेटो के हथियारों को खत्म कर रहा है। इसी मिशन के तहत मिकोलेव में मौजूद अमेरिकी बोट को ड्रोन से टारगेट किया गया। हमले में बोट तबाह हो गई। ये आइलैंड क्लास के बोट हैं जो यूक्रेन को मिले थे। इस रूस ने यूक्रेन के एक हेलीकॉप्टर को गिरा दिया है। रूस के बक M1 मिसाइल सिस्टम से यह हमला किया गया। हमले में हेलीकॉप्टर में सवार यूक्रेनी पायलट की मौत हो गई। हवाई हमला तेज करते हुए रूस ने एक बार फिर युद्ध में सुखोई 34 को भेजा है। रूस M62 बॉम्ब का इस्तेमाल करके यूक्रेन के एक कमांड पोस्ट को नष्ट कर चुका है। यहाँ 20 सैनिकों की मौत का दावा किया गया है। रूस के लिए सबसे बड़ा खतरा इस वक्त यूक्रेन के ड्रोन है। ड्रोन को खत्म करने के लिए रूस ने हेलीकॉप्टर्स की तैनाती की है। कुपियांस्क में रूसी हेलीकॉप्टर ने यूक्रेनी ड्रोन का पीछा किया और उसे नष्ट कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक चुनाव खत्म होने के फौरन बाद ही पुतिन ने दोबारा यूक्रेन युद्ध पर प्लान तैयार किया है। नई रणनीति के लिए पुतिन ने सोमवार की रात एक बैठक बुलाई। वॉर कमेटी की इस बैठक में कई बड़े फैसले किए गए हैं। सबसे अहम फैसला क्रीमिया को लेकर है, जहां लगातार हमले हो रहे हैं। पुतिन ने कर्ज ब्रिज का विकल्प तलाश लिया है। पुतिन सेवेस्तोपोल तक वैकल्पिक मार्ग बनाना चाहते हैं। रूस से सेवेस्तोपोल तक पुतिन रेल लाइन बनाने जा रहे हैं। क्रीमिया का कर्ज ब्रिज यूक्रेन का सबसे बड़ा टारगेट है, लेकिन माना जा रहा है कि रूस नेटो से युद्ध लड़ने का फैसला ले चुके हैं। इसलिए पुतिन को एहसास है कि भविष्य में कर्ज ब्रिज का अस्तित्व समाप्त हो सकता है। यही वजह है कि पुतिन ने सेवेस्तोपोल तक रेल लाइन बनाने का फैसला किया है। नई रणनीति के तहत रूस का आर्टिलरी प्रहार भी तेज कर दिया गया है। रूस ने सूमी के 11 इलाकों पर हमला किया। सोमवार को सूमी पर 50 बार हमला किया गया। सूमी के तमाम इलाके 214 धमाकों से दहल उठे। यूक्रेन पर हमले के लिए रूस मोर्टार, आर्टिलरी, ग्रेनेड लॉन्चर, टैंक, ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है। रूस के ताबड़तोड़ हमले के बाद नेटो देश यूक्रेन को बचाने में जुट गए। अमेरिका से नए पैकेज का ऐलान न होने की सूरत में तमाम छोटे देश यूक्रेन को हथियार भेजने वाले हैं। ईयू से यूक्रेन को 46,000 करोड़ रुपए का फंड मिलने जा रहा है। यूक्रेन ने 1,000 करोड़ रुपए का ड्रोन खरीदने का फैसला किया है। यूक्रेन अब ड्रोन अटैक के लिए सेना की अलग टुकड़ी बनाएगा। यूक्रेन को अब युद्ध में सबसे ज्यादा कामयाबी ड्रोन हमले से ही मिल रही है। रूस के भीतर मौजूद तमाम ऑयल रिफाइनरी को भस्म करने में ड्रोन ही अहम हथियार साबित हुआ है।
यूक्रेन ने घातक ड्रोन हासिल करने के साथ ही ड्रोन बनाने पर भी जोर दिया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन अब हर महीने 1.5 लाख ड्रोन बना रहा है। 2024 के अंत तक यूक्रेन 20 लाख ड्रोन बना सकता है। यूक्रेन में ड्रोन बनाने के लिए 200 कारखाने दिन रात काम कर रहे हैं। फिलहाल यूक्रेन को सबसे पहले ग्रीस से हथियारों की मदद मिलने जा रही है। ग्रीस यूक्रेन को 2000 अनगाइडेड जूनी रॉकेट की सप्लाई करने वाला है। इससे यूक्रेन की आर्टिलरी को नई ताकत मिलेगी। ग्रीस से यूक्रेन को 90,000 एंटी टैंक रॉकेट और एंटी एयरक्राफ्ट हथियार मिलेंगे। ग्रीस से यूक्रेन में जल्द भारी मात्रा में गोलियां और 70 M114A1 हॉवित्जर की सप्लाई होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। रूसी टैंक पर यूक्रेन का ड्रोन हमले में नष्ट हुए रूस के 2 टैंक। क्रेमेनी मोर्चे पर रूस और यूक्रेन की भिड़ंत हुई है। दुनिया में कुछ चुनिंदा ही मुल्क हैं जिनके जंगी खाने में हाइपरसोनिक हथियार की खेप मौजूद है और जानते हैं इन तमाम हाइपरसोनिक वेपन का इस्तेमाल सरफेस टू एयर और एयर टू एयर अटैक के लिए किया जा सकता है। मगर पहली बार समंदर के भीतर अमेरिका हाइपरसोनिक ब्रह्मास्त्र का टेस्ट करेगा, वो भी मैक 5 की विध्वंसक रफ्तार के साथ। मगर सवाल उठता है कि रूस यूक्रेन जंग के बीच बाइडेन ने ब्लू बैटल ग्राउंड में विनाशक प्रोजेक्ट एक्टिवेट क्यों किया? कैसे अमेरिका का हाइपरसोनिक ब्रह्मास्त्र संपूर्ण रूस को जलमग्न कर सकता है? देखिए इस रिपोर्ट में। हर नए दिन के साथ रूस यूक्रेन युद्ध का दायरा बढ़ता जा रहा है। जिसके चलते साल 2024 में दुनिया पर महाजंग का खतरा मंडराने लगा है। और अब तो ये संकट पहले से ज्यादा विकराल हो चुका है, क्योंकि रूस यूक्रेन जंग के बीच पेंटागन से एक ऐसी बिग ब्रेकिंग न्यूज आई है जिसने पूरी दुनिया में खलबली मचा दी है। दरअसल ब्लू बैटल ग्राउंड में महाशक्ति अमेरिका ने एक विनाशक प्रोजेक्ट को एक्टिव किया है, जिसके तहत अमेरिका अंडर वाटर हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट करेगा। एटमी सबमरीन के जरिए हाइपरसोनिक मिसाइल दागी जाएगी। यूएस स्टेट इंडियाना के नेवल बेस पर मिसाइल का टेस्ट होगा। दावा है कि मैक 5 की रफ्तार से मिसाइल समंदर में चलेगी। यकीन मानिए, अगर यूएस नेवी का ये स्ट्रैटेजिक सिस्टम्स प्रोग्राम सफल होता है, अगर अंडर वाटर हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट में पास होती है, तो फिर अमेरिका समंदर के भीतर हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट करने वाला पहला देश होगा। क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई भी मुल्क नहीं जिसके जंगी खाने में अंडर वाटर हाइपरसोनिक मिसाइल जो मैक 5 की रफ्तार से प्रहार करती। मतलब ये कि इस हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट के साथ ही सुपर पावर अमेरिका मिसाइल वर्ल्ड में अपनी धाक फिर से जमा लेगा। इस अग्निबाण के परीक्षण के साथ ही दुनिया को दिखा देगा कि समंदर में हाइपरसोनिक ब्रह्मास्त्र जैसा विनाशक तैयार करना सिर्फ अमेरिका के बूते की बात है।
हैरान करने वाली बात यह है कि हाल ही में अमेरिका ने आसमान में प्रहार करने वाली हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट किया था। और इसके चंद दिनों बाद ही अब पेंटागन अंडर वाटर हाइपरसोनिक मिसाइल के टेस्ट की तैयारी कर रहा है। आखिर क्यों? तो आपको बता दें, इसके पीछे की वजह है ब्लैक सी से आर्कटिक तक रूस की न्यूक्लियर रेस। जी हां, समंदर में पुतिन की न्यूक्लियर तैयारी नंबर 1। ब्लैक सी में रूसी डिफेंस ने पोसाइडन ड्रोन को तैनात किया। समंदर में पुतिन की न्यूक्लियर तैयारी नंबर 2। आर्कटिक में रूस जल्द ही विनाशक जार बम का टेस्ट करेगा। चुनाव जीतने के साथ ही पुतिन ने ब्लैक सी से आर्कटिक रीजन तक की घेराबंदी की बात कही और सैन्य डिप्लॉयमेंट के साथ साथ विध्वंसक हथियारों की तैनाती का ऐलान किया। ऐसे में माना यह जा रहा है कि रूस ने जिस पोसाइडन को ब्लैक सी में तैनात किया है वो एक ऐसा जल दैत्य है जो 100 मेगाटन एटमी विस्फोटकों से हर वक्त लैस रहता है। इसे ना कोई रडार पकड़ सकता है, ना ही कोई डिफेंस सिस्टम। नीले समंदर की गहराई में उसके सामने टिकना, इससे भिड़ना बर्बादी को दावत देने जैसा है। आखिर क्यों? ये भी आपको बताते हैं। रूस के पोसाइडन ड्रोन को न्यूक सबमरीन के जरिए दागा जा सकता है। ऐसे में अगर यूक्रेन और नेटो ने ब्लैक सी में रूस की घेरेबंदी की तो पुतिन अपने विनाशक हथियार से तबाही मचा सकते हैं, क्योंकि पोसाइडन ड्रोन की समंदर में रफ्तार 185 किलोमीटर प्रति घंटे तक की होती है। दावा यह भी किया जाता है कि रूसी नौसेना का यह विनाशक 100 मेगाटन तक के वॉरहेड ले जा सकता है। तबाही मचा देने वाले इस विध्वंसक हथियार का कुल वजन करीब 100 मीट्रिक टन तक होता है। पोसाइडन टॉर्पीडो की लंबाई करीब 65 फीट और दायरा करीब 8 फीट तक का होता है। पोसाइडन ड्रोन समंदर के भीतर 3250 फीट तक की गहराई में जाकर घातक अटैक कर सकता है। मगर यूएस नेवी का दावा है कि अमेरिका जिस अंडर वाटर हाइपरसोनिक मिसाइल को तैनात कर रहा है वो रूस के पोसाइडन टॉर्पीडो से भी ज्यादा विनाशक और विध्वंसक होगा। उसके प्रहार से तबाही का दायरा भी काफी ज्यादा होगा। अमेरिका की चुनौती सिर्फ रूस की पोसाइडन टॉर्पीडो ही नहीं है। दरअसल रूस आर्कटिक रीजन में जिस विनाशक बम का टेस्ट करने वाला है वो सोवियत दौर का एक ऐसा हथियार है जिसके एक प्रहार से यूक्रेन ही नहीं बल्कि पूरे यूरोप में विनाशक तबाही मच सकती है। नाम है जार बम, जो एक थर्मोबैरिक एरियल बम है जिसे दुनिया किंग ऑफ ऑल एटम बॉम्ब के नाम से भी जानती है। ये एक ऐसा धरती फाड़ बम है जिसके आगे दर्जनों न्यूक्लियर बम की कोई हैसियत नहीं। यकीन मानिए, अगर रूस में आर्कटिक में टेस्ट के बाद यूक्रेन या फिर नेटो के खिलाफ इस बम का इस्तेमाल किया तो धरती कांप उठेगी। समंदर थर्रा जाएगा। सैकड़ों मील तक सिर्फ और सिर्फ तबाही और काले धुएं का गुबार उठता दिखाई देगा, क्योंकि ये एक हाइड्रोजन बम है। अब आपको बताते हैं कि पुतिन के इस विनाशकारी हथियार को किंग ऑफ ऑल एटम बॉम्ब क्यों कहा जाता है। जार बम 27 मीट्रिक टन यानी 60,000 पाउंड वजनी है। यह विध्वंसक 26 फीट लंबा और इसका व्यास 7 फीट है। जार हाइड्रोजन बम की कुल ताकत 50 मेगाटन की है। धमाके के बाद मशरूम क्लाउड 40 मील ऊंचाई तक जाता है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट से 7 गुना ज्यादा। यानी अमेरिका और रूस जैसे शक्तिशाली देशों में इस बार एटमी प्रहार वाले विनाशक हथियारों की होड़ लगी है, जो पूरी दुनिया के लिए महा खतरे का संकेत है। और यकीन मानिए, पुतिन बाइडेन की इस न्यूक्लियर रेस ने यूएन को भी सन्न कर दिया है। बिगड़ते हालात को देखते हुए यूएन चीफ को बयान तक देना पड़ा
वो ये, अमेरिका और रूस में एटमी रेस ओपेनहाइमर की अगली कड़ी है, जिससे आने वाले दशकों में परमाणु युद्ध होना तय है। अगर ऐसा हुआ तो इंसानियत खत्म हो सकती है, पूरी दुनिया तबाह हो सकती है। यूएन चीफ ने अपने बयान में ओपेनहाइमर शब्द का इस्तेमाल किया। जानते हैं इसके क्या मायने हैं? दरअसल ओपेनहाइमर ही वो शख्स थे जिन्होंने पहले परमाणु बम को बनाया और फिर उसका इस्तेमाल दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापान के खिलाफ हुआ और इस एटमी अटैक में लाखों लोग मारे गए। मगर मौजूदा वक्त में जो न्यूक्लियर विनाशक तैयार हो रहे हैं, अगर उनका इस्तेमाल हुआ तो भयानक तबाही मचनी तय। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। रूस और अमेरिका में ऐसा युद्ध शुरू होने जा रहा है जिसमें आधी दुनिया खत्म हो जाएगी। ये एटमी युद्ध होगा। महायुद्ध की तैयारी रूस और नेटो दोनों तरफ से जोर शोर से हो रही है। कल पुतिन ने नेटो को परमाणु विस्फोट से मिटाने की धमकी दी, तो आज अमेरिका ने महा मिसाइल का परीक्षण कर रूस की ओर सीधी चेतावनी दे दी। लेकिन अब मोल्डोवा जो कुछ करने जा रहा है, उससे रूस और नेटो में तीसरा विश्व युद्ध छिड़ना तय माना जा रहा है। रूस और अमेरिका के बीच एटमी रण की संभावना बहुत बढ़ गई। रूस और नेटो दोनों एक दूसरे से परमाणु जंग की तैयारी कर रहे हैं। इसी बीच अमेरिका ने अपनी फ्यूचर एटमी मिसाइल का टेस्ट कर लिया है। अमेरिका ने जिस आईसीबीएम का परीक्षण किया है वो अब तक की सबसे बड़ी और आधुनिक है। अमेरिका ने घातक आईसीबीएम मिसाइल का टेस्ट तब किया जब व्लादिमीर पुतिन 5वीं बार रूस के राष्ट्रपति बने। राष्ट्रपति का चुनाव जीतते ही पुतिन ने अमेरिका के साथ साथ नेटो को एटमी विनाश की धमकी दी थी। इसी धमकी के बाद अमेरिका ने आईसीबीएम टेस्ट कर दिया। पुतिन की धमकी के कुछ ही घंटों बाद सुपर पावर अमेरिका ने ऐलान किया कि उसने LGM-35A सेंटिनल मिसाइल का परीक्षण कर लिया है। LGM-35A सेंटिनल इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इसकी रेंज 8000 किलोमीटर है। अमेरिका का दावा है कि यह 30 मिनट के अंदर दुनिया के किसी भी हिस्से में पहुंचकर महाविनाश ला सकती है। पुतिन की धमकी और अमेरिका के मिसाइल परीक्षण से यह साफ हो गया है कि रूस और नेटो में महायुद्ध कभी भी शुरू हो सकता है। इस महायुद्ध का एपिसेंटर मोल्दोवा बन सकता है। ट्रांसनिस्ट्रिया ने रूस में विलय का प्रस्ताव पारित कर दिया है, तो वहीं गागोजिया ने रूस से सुरक्षा की मांग की है। गागोजिया ने कहा है कि उसकी स्वायत्ता को मोल्दोवा से खतरा है। माना जा रहा है कि गागोजिया भी ट्रांसनिस्ट्रिया की राह पर जा सकता है, उसका भी रूस में विलय हो सकता है। इस बात से मोल्दोवा भड़का हुआ है।
क्योंकि मोल्दोवा गागोजिया और ट्रांसनिस्ट्रिया को अपना हिस्सा मानता है। इतना ही नहीं, मोल्दोवा की राष्ट्रपति माया संधू ने जो ऐलान किया है वो भी तीसरे विश्व युद्ध की वजह बन सकता है। संधू ने कहा है कि यूरोपियन यूनियन में शामिल होने के लिए मोल्दोवा जनमत संग्रह करवाएगा। मोल्दोवा के इसी फैसले से क्रेमलिन आग बबूला है। अगर मोल्दोवा यूरोपियन यूनियन में शामिल हुआ तो रूस और नेटो में सबसे बड़ी जंग तय है। यही वजह है कि कहा जा रहा है कि मोल्दोवा रूस और नेटो में जंग का एपिसेंटर बनने जा रहा है। रूस यूक्रेन जंग के लिए अमेरिका और नाटो को शुरू से ही दोषी ठहराना शुरू कर दिया। अब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ऐलान किया है कि यूक्रेन युद्ध में नेटो सेना पहले से मौजूद है। ब्रिटिश रक्षा मंत्री के प्लेन को हैक करने के बाद अब रूस ने अमेरिका के रीपर ड्रोन को हैक कर लिया है। रूस के इस कदम से अमेरिका और रूस में तनाव बढ़ गया है। पांचवी बार रूस के राष्ट्रपति बनते ही पुतिन और उनके इरादे बहुत ही खतरनाक हो गए। चुनाव में पुतिन की जीत के साथ ही दुनिया दो खेमों में बंटनी शुरू हो गई है। एक खेमे की अगुवाई अमेरिका कर रहा है तो दूसरे खेमे का लीडर रूस है। पुतिन अमेरिका की बादशाहत खत्म करना चाहते हैं, नेटो के अस्तित्व को मिटाना चाहते हैं। यही वजह है कि अमेरिका की अगुवाई में नेटो भी अपनी बिसात बिछा रहा है। संभव है कि मोल्दोवा को लेकर रूस और नेटो में तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। ईरान समर्थित शिया मिलिटेंट संगठन हूती दुनिया के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बनता जा रहा है। नवंबर के महीने से अब तक हूती लाल सागर में कई जहाजों पर हमले कर चुका है, लेकिन अब उसका मकसद है दुनिया का समुद्री मार्ग ठप करना। हूती ने कहा है कि ईरान से मिली हाइपरसोनिक मिसाइलों के जरिए केप टाउन तक हमले शुरू होने वाले हैं। हूती के हमलों से स्वेज नहर का समुद्री मार्ग पहले ही प्रभावित है। अब उसका विकल्प बन चुके केप ऑफ गुड होप पर भी हमले शुरू होने से दुनिया भर की शिपिंग इंडस्ट्री पर खतरा मंडराने लगा है। लाल सागर हूती के हमलों का केंद्र बन चुका है। ये अमेरिका और हूती की जंग का समुद्र बन चुका है। हूती के हमलों से अरब सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाली सुएज नहर के समुद्री रूट पर बुरा असर पड़ा है। लाल सागर में जहाजों की आवाजाही घट गई है। अमेरिका इस समुद्री मार्ग को सुरक्षित बनाने के लिए पूरी ताकत झोंक रहा है, लेकिन हूती की मिसाइलों को रोक नहीं पा रहा। हूती ने 18 मार्च को एक बार फिर लाल सागर से गुजरते एक तेल टैंकर पर हमला किया। तेल टैंकर का स्टाफ सुरक्षित है। ब्रिटेन ने कहा है कि टैंकर को हमले में मामूली नुकसान पहुंचा है। हूती ने यह हमला तब किया जब टैंकर हुदैदा पोर्ट के करीब से गुजर रहा था। हूती नवंबर महीने से लेकर अब तक लाल सागर में 65 जहाजों पर हमले कर चुका है और अब हूती प्रमुख अब्दुल मलिक अल हूती ने विध्वंसक ऐलान कर दिया है। अब्दुल मलिक अल हूती ने कहा है कि जब तक गाजा में जंग नहीं रुकती, हूती के हमले भी नहीं रुकने वाले। अभी लाल सागर में हूती के हमले हो रहे हैं। आने वाले दिनों में केप ऑफ गुड होप तक हूती हमले करने वाला है।
हूती को हाइपरसोनिक मिसाइलें मिल चुकी है। यमन के लॉन्च पैड से हूती केप ऑफ गुड होप तक हमले कर सकता है। लाल सागर का जल मार्ग बाधित होने से दुनिया भर की शिपिंग इंडस्ट्री पहले ही बहुत नुकसान उठा रही है। लाल सागर यूरोप को अरब देशों से जोड़ता है, जिसमें जहाज पूर्वी भूमध्य सागर होते हुए स्वेज कैनाल के जरिए लाल सागर में दाखिल होते हैं। लाल सागर में बाबल मंडेब स्ट्रेट पर हूती सबसे ज्यादा हमले कर रहा है। इससे आगे कार्गो शिप अदन की खाड़ी पार करके अरब सागर में दाखिल होते हैं और वहां से हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरते हुए फारस की खाड़ी से अरब मुल्कों तक पहुंचते हैं। इस रूट पर करीब 11,000 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है। लेकिन हूती के हमले लगातार जारी रहने के बाद जहाजों को अरब से यूरोप पहुंचने के लिए रूट बदलना पड़ा है। अब शिपिंग इंडस्ट्री के ज्यादातर जहाज हूती के खौफ से फारस की खाड़ी से लौटते हुए हॉर्मुज स्ट्रेट से आगे अरब सागर से रास्ता बदल रहे हैं, जहां से हिंद महासागर के पास केप ऑफ गुड होप से अफ्रीका की तरफ बढ़ जाते हैं। इस रूट पर 19,000 किलोमीटर का सफर करना पड़ता है। ये इलाका हूती के हमलों से अब तक सुरक्षित था, लेकिन हाइपरसोनिक मिसाइलों की रेंज में आने से यहां भी हूती हमले कर सकता है। यमन के पोर्ट से केप ऑफ गुड होप की दूरी 6,000 किलोमीटर से ज्यादा है। हूती का दावा है कि अब यमन से हाइपरसोनिक मिसाइलों के जरिए केप ऑफ गुड होप तक हमले किए जाएंगे। इन हमलों का मतलब होगा कि अब समुद्री मार्ग सुरक्षित नहीं रहने वाला। जहाज चाहे लाल सागर से गुजरे या फिर रास्ता बदलकर केप ऑफ गुड होप से, अब सब हूती की रेंज में है। हूती की ताकत घटाने के लिए अमेरिका लगातार उस पर हमले कर रहा है। 18 मार्च को एक बार फिर हूती पर अमेरिकी सेना ने हमले किए हैं। अमेरिका के सेंट्रल कमांड ने कहा है कि यमन के हूती नियंत्रित इलाकों पर हमले किए गए। इन हमलों में हूती के 3 मिसाइल गोदाम नष्ट कर दिए गए। इसके अलावा 18 मार्च को हूती के 7 एंटी शिप मिसाइल हमले और 3 ड्रोन हमले नाकाम किए गए। अमेरिका और सहयोगी देश हूती को कमजोर करने के लिए पूरी ताकत लगा रहे हैं, लेकिन हाइपरसोनिक मिसाइलों से हमले शुरू हुए तो अमेरिका भी नहीं रोक पाएगा और ये मिसाइलें समुद्री व्यापार के लिए सबसे बड़ा संकट बनने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। युद्ध का एक और फ्रंट खुल गया है। ये फ्रंट है पाकिस्तान और अफगानिस्तान का। पाकिस्तानी सेना ने अफगानिस्तान की धरती पर हवाई हमला किया और इसी के बाद पाकिस्तान पर हमला शुरू हो गया। तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के लड़ाके 30 घंटे से पाकिस्तानी सेना के पोस्ट को जला और दहला रहे हैं। पाकिस्तानी सेना की चौकियां जल रही हैं। पाकिस्तानी फौज की पोस्ट पर रॉकेट वर्षा हो रही है। पाकिस्तानी सेना की कई पोस्ट इसी तरह तबाह हो चुकी है। ये गलती पाकिस्तानी सेना पर भारी पड़ रही है। 30 घंटे से पाकिस्तानी सेना पर रॉकेट, तोप और मोर्टार से विध्वंसक हमले हो रहे हैं। असॉल्ट राइफल गर्जना कर रहे हैं। अफगानिस्तान से लगता पाकिस्तानी बॉर्डर फायरिंग की आवाज से थर्रा रहा है। ये युद्ध का सबसे नया फ्रंट जो पाकिस्तान और तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के बीच खुल गया है।
पाकिस्तानी एयरफोर्स ने अफगानिस्तान की धरती पर जो कुछ किया उससे बहुत बड़ी जंग शुरू होने का खतरा बढ़ गया है। सोमवार सुबह पाकिस्तानी एयरफोर्स ने अफगानिस्तान के 2 प्रांतों पक्तिका और खोस्त में हवाई हमले किए। पाकिस्तानी एयरफोर्स ने दावा किया कि ये हमले उसने तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी के ठिकानों पर किए, लेकिन तालिबान सरकार का दावा है कि इस हमले में 8 नागरिक मारे गए, 5 महिलाएं और 3 बच्चे। पाकिस्तानी एयरफोर्स ने हमला किया तो टीटीपी का विध्वंसक पलटवार शुरू हो गया। टीटीपी के लड़ाके 30 घंटे से इसी तरह पाकिस्तानी सेना की पोस्ट को उड़ा रहे हैं। पाकिस्तानी चौकियों पर रॉकेट, तोप और मोर्टार से विध्वंस कर रहे हैं। पाकिस्तानी सेना की पोस्ट 30 घंटे से किस तरह दहल रही है उसकी गवाही ये तस्वीरें दे रही है। अभी पाकिस्तानी सेना पर जो हमले हो रहे हैं वो टीटीपी के लड़ाके कर रहे हैं, लेकिन इस जंग में तालिबान भी जल्द उतर सकता है। तालिबान ने पाकिस्तान के हमले को अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला बताया है। तालिबान सरकार के प्रवक्ता जबीउल्लाह ने कहा है कि जो हाल अमेरिका का हुआ था वही पाकिस्तान का भी होगा। तालिबान को सुपर पावर अमेरिका से 20 साल तक जंग लड़ने का अनुभव है। तालिबान सरकार अफगान धरती पर किसी भी विदेशी ताकत को बर्दाश्त नहीं करेगी। पाकिस्तान अफगानिस्तान में तनाव बहुत बढ़ गया है। अमेरिका ने पाकिस्तान को टीटीपी पर कार्रवाई को लेकर संयम बरतने की नसीहत दी है, लेकिन ना तो टीटीपी शांत रहने को तैयार है और ना ही तालिबान। ऐसे में पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जंग तय मानी जा रही है। टीटीपी वो संगठन है जो 2007 में वजूद में आया था। टीटीपी पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत से पाकिस्तानी सरकार का नियंत्रण खत्म करना चाहता है। यही वजह है कि वो अस्तित्व में आने के साथ ही पाकिस्तान पर हमले कर रहा है। टीटीपी पाकिस्तान के अंदर कई बड़े हमलों को अंजाम दे चुका है। पाकिस्तानी सेना भी टीटीपी के खिलाफ आए दिन कार्रवाई करती है, लेकिन इस बार हवाई हमला किया जिसमें 8 बेकसूर लोग मारे गए। यही वजह है कि न सिर्फ टीटीपी ने पाकिस्तान के खिलाफ जंग छेड़ दी है, बल्कि तालिबानी सेना भी इस युद्ध में उतर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।